हेलो एवरीवन, आर्य प्रीलिम बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें मुगल साम्राज्य में हमने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और जहांगीर तक के शासनकाल को डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे हम देखेंगे शाहजहां और औरंगजेब का शासनकाल कैसा रहा और ये इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न, कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शाहजहां को लेकर के। इसका कार्यकाल अगर हम देखें, जहांगीर के पश्चात यहाँ पर आपका शासनकाल इसका शुरू होता है, जो 1628 से लेकर के यहाँ पर 1658 तक रहता है। कहानी शुरू होती है, देखिए, जहांगीर के शासनकाल के पश्चात शाहजहां, जिसके बचपन का नाम जो खुर्रम था, 1628 से 58 करीब 30 साल तक ये शासन करता है। खुर्रम जो है दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की यहाँ पर उपाधि से सम्मानित किया था। जन्म की बात करें तो लाहौर में यहाँ पर 5 जनवरी 1592 ईस्वी में यहाँ पर इसका जन्म हुआ था और इसके पिता जो है जहांगीर और माता का नाम यहाँ पर जगत गोसाई या जोधाबाई था। राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो 24 फरवरी 1628 को होता है और राज्याभिषेक के समय यह उपाधि धारण की गई, जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-सानी। एक बड़ी उपाधि यहाँ पर देखा जाए तो शाहजहां के द्वारा शासनकाल अर्थात एक तरीके से राज्याभिषेक समय धारण की जाती है। जहांगीर की पत्नी यानी नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का यहाँ पर विवाह हुआ था। हालांकि इसकी कई पत्नियां थी, परंतु सबसे चर्चित यहाँ पर अर्जुमंद बानो बेगम ही थी, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। शाहजहां के विवाह और उसके पुत्र और पुत्रियों की अगर हम स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं तो जैसा कि यहाँ पर देखा, 1612 में यहाँ पर इनसे विवाह होता है। 14 बच्चे यहाँ पर इसके होते हैं, 7 इसमें से जीवित बचते हैं, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 14वें बच्चे के समय यहाँ पर देखा जाए तो अर्जुमंद बानो बेगम के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1631 में और उसके पश्चात देखा जाए तो शाहजहां ने इन्हीं के नाम पे यहाँ पे ताजमहल का निर्माण कराया था। पुत्रों की बात करें तो दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा रहते हैं। वहीं पुत्रियों की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा रहती हैं। इसके बाद शाहजहां के प्रारंभिक जीवन और उससे संबंधित चुनौतियां, उसके द्वारा किए गए यहाँ पर अभियान, उनको रिलेटेड देखते हैं। सबसे पहले देखें, बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था और जहांगीर के कहने पर इसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी भी और जीती भी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो मेवाड़ विजय, जो हमने कल के लेक्चर में यहाँ पे देखा था किस तरीके से वहां पर उसने हासिल की थी। 1627 में जब यहाँ पे जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब शाहजहां जो है दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं रहता है और ऐसे में दरबारियों के पास यहाँ पे अच्छा मौका था शाहजहां के विकल्प के तौर पर यहाँ पर किसी और को राजा बनाया जाए। लेकिन आसफ खां को यह बात यहाँ पर पसंद नहीं आती है और क्योंकि वह अपने दामाद को शासक बनते हुए देखना चाहता था, ऐसी स्थिति में शाहजहां को सूचना भेजी जाती है और जल्दी वो आगरा आता है और इस क्रम में देखा जाए तो पत्राचार के माध्यम से शाहजहां ने आसफ खां को यह सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उनकी यहाँ पर हत्या करवा दी जाए। शाहजहां को बादशाह बनने के लिए 4 से 5 माह का संघर्ष करना था और इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई यहाँ पर नहीं लड़ पाया और उसकी जरूरत भी नहीं थी और आसफ खां ने उसके काम को यहाँ पर आसान कर दिया था। 24 फरवरी 1628 को देखा जाए तो शाहजहां का इस तरीके से राज्याभिषेक हो जाता है और वो यहाँ पर राजा बन जाता है। असली यहाँ पर देखा जाए चुनौती जो होती है शाहजहां के शासनकाल में उसके राज्याभिषेक के पश्चात शुरू होती है और वहां पर देखा जाए साम्राज्य विस्तार के तौर पर जो विद्रोह इत्यादि होते हैं, वहां पर आपको एक बड़ी यहाँ पर चुनौती इसके समक्ष आती है। सबसे पहले देखा जाए तो बुंदेलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, सन ध्यान रखिएगा, 1628 से 1635 के दौरान। अब यहाँ पे देखिए, बुंदेलों का सरदार जो था उसका नाम था, ओरछा के शासक थे ये जुझार सिंह, ठीक है। इनके यहाँ पर नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। 1635 में देखा जाए तो विद्रोह का अंत हुआ और जुझार सिंह की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद लोधी वंश के द्वारा खान जहां लोधी जो है उसने यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक विद्रोह किया जो 1628 से 1631 के दौरान चलता है। देखा जाए तो दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था और मुगलों के अधीन था। शाहजहां के समय में उसने विद्रोह यहाँ पर किया और अहमदनगर यहाँ पर चले जाते हैं। वहां जाकर खुद को ये स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से यहाँ पे शाहजहां इसका दुखी होता है और उसका पीछा यहाँ पर करता है और कई युद्ध लड़े जाते हैं और अंततः देखा जाए तो इस विद्रोही को 1631 में यहाँ पे शाहजहां जो होता है मृत्युदंड दे देता है। इस तरीके से बिंदोलों का विद्रोह 1628 से 35 को यहाँ पर खत्म किया
और खान जहां लोदी का जो विद्रोह था 1628-31 उसको भी यहां पर इसने समाप्त किया। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो यूरोपीय जो आगमन हो जाते हैं और यूरोपियों के आगमन के साथ यहां पर विद्रोहों की भी स्थिति आपको देखने को मिलती है। और सबसे पहले इसने पुर्तगालियों का दमन किया 1632 में। पुर्तगाली जो भारत में देखा जाए तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से आते जरूर हैं, लेकिन शाहजहां के समय में उदंडता यहाँ पर धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, जिसको मुगल सैनिकों को यहाँ पर उसको भगाना, खुद से ही कर वसूल करना, कर को बचाना, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना, जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म थोपना, इस तरह के कार्य करने शुरू कर देते हैं। 1632 में देखें तो शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश दिया और कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेक पुर्तगालियों की यहाँ पे हत्या कर दी और हजारों को देखा जाए तो उसने बंदी बना लिया। इसके बाद सिख संप्रदाय के द्वारा भी यहाँ पर इसके शासनकाल में विद्रोह होते हैं और गुरु हरगोविंद यहाँ पर देखा जाए तो उनका नाम इस समय काल में आता है। जैसे हमने देखा था कि सिख गुरु अर्जुन देव की यहाँ पे हत्या जो है जहांगीर के द्वारा यहाँ पर करा दी जाती है और सिखों और मुगलों के बीच देखा जाए तो इसके कारण जो है संबंध जो होते हैं वो तनावपूर्ण हो जाते हैं और इन्हीं तनावपूर्ण संबंधों को देखा जाए तो शाहजहां के शासनकाल में आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में जो गुरु थे सिखों के वो थे गुरु हरगोविंद। उन्होंने गुरु के मुगलों की बात यहाँ पर नहीं स्वीकारते हैं और जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच यहाँ पर फिर से तनाव की स्थिति होती है और संघर्ष, एक लंबे संघर्ष की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां शाहजहां को प्रारंभिक विद्रोह का सामना भी करना पड़ता है सिखों के विरुद्ध। इसके बाद अगर हम देखें तो साम्राज्य विद्रोहों के साथ साथ शाहजहां ने दूसरी तरफ साम्राज्य विस्तार पर भी ध्यान दिया था और साम्राज्य विस्तार में अगर हम देखें तो उसने कई सारे विद्रोहों को दबाने के साथ साथ दक्षिण भारत के प्रांतों पर विजय प्राप्त करने की यहाँ पर उसने कोशिश की। दक्षिण अभियान में अगर हम महत्वपूर्ण रूप से देखें तो अहमदनगर की यहाँ पर देखा जाए का अभियान उसका महत्वपूर्ण रहता है, जो 1629 में यहाँ पर उसने चढ़ाई की और बाद में यहाँ पे अहमदनगर के शासक के द्वारा उसकी अधीनता यहाँ पर स्वीकार कर ली जाती है। अहमदनगर को जीतने के साथ ही उसे अपने साम्राज्य में यहाँ पर शाहजहां से मिला लेता है और इस तरीके से अहमदनगर उसका अभियान सफल रहता है। इसके बाद दक्षिण भारत के साथ साथ देखा जाए तो आपको उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ अभियान किए गए, जैसे कांधार का अभियान मूल रूप से यहाँ पर किया गया। कांधार में देखा जाए तो भारत के उत्तर पश्चिमी पश्चिम ये देख सकते हैं, ये एरिया यहाँ पर आपका कांधार का है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में है और यहाँ पे ईरान यानी कि फारस का भी अधिकार हो चुका था। जहांगीर के समय यह क्षेत्र ईरान के फारसियों के पास चला गया था और ऐसे सीमा प्रांत क्षेत्र जहां किसी भी भारत के प्रवेश करने का रास्ता ये बनते हैं, क्योंकि यहां से आप कांधार होते हुए पाकिस्तान होते हुए भारत में यहाँ पर आप एंटर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई क्षेत्र आपको कह सकते हैं अधिकार अगर जमा लेता था तो आसानी से वो भारत में यहाँ पे प्रवेश कर सकता था। तो एक सीमांत क्षेत्र था जिस पर यहाँ पर शाहजहां के द्वारा अधिकार करने की पर फिर से उसे जीतने का अभियान किया गया था। 1622 में देखें तो शाहजहां के द्वारा फारस के इस क्षेत्र को जहांगीर के समय जो जीत लिया गया था, जैसे ही शाहजहां शासक बनता है तो 1638 में कांधार को अपने अधीन कर लेता है और शाहजहां देखा जाए तो कांधार तक उसका शासन या कह सकते हैं मुगल जो साम्राज्य होता है एक बार फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा साम्राज्य आपको फैल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल से लेकर के साउथ और ये पूरा एरिया, अब यहाँ पे देखें तो आपको कश्मीर का जो लद्दाख वाला एरिया है वो यहाँ पर नहीं है शामिल, इसमें आपको नॉर्थ ईस्ट का एरिया भारत का और साथ में थोड़ा सा और साउथ का एरिया यहाँ पर इनके साम्राज्य में शामिल नहीं रहता है। शाहजहां के काल में स्थापत्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपको देखा जाता है और शाहजहां के शासनकाल में देखा जाए तो जैसे चित्रकला का यहाँ पे एक स्वर्ण युग जो है मुगल काल में हम जहांगीर को कहते हैं, उसी तरीके से स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आपको आते हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारी स्थापत्य यहाँ पर, जैसे कि दिल्ली में लाल किला, ध्यान रखिएगा दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, यहाँ पे जामा मस्जिद जो है वो भी बनवाई गई और आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी देखा जाए तो आपको किसके समय काल में किया गया, शाहजहां के द्वारा। इसी तरीके से दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही यहां पर आपको कराया गया था। शाहजहां से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अभी भी यहाँ पे चर्चा का विषय है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल है आपका आगरा का ताजमहल। यह भी देखा जाए तो शाहजहां के शासनकाल में ही बनवाया गया था और बेगम इनके जो थी मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वहां पर उस्ताद ईशा के द्वारा तैयार की गई थी और इसका जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये दोनों तथ्य यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्थापत्य यानी निर्माण कार्य जो किया गया वो उस्ताद
अहमद लाहौरी, जबकि जो डिजाइन यहां पर आपको तैयार किया गया था वो उस्ताद ईशा के द्वारा। कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था और इसे लगभग 22 वर्ष यहां पर बने, मतलब 22 वर्षों में तैयार किया गया था, जो 1631 से 1653 के दौरान ये बना। ताजमहल को बनाने के लिए संगमरमर का यहाँ पर उपयोग किया गया था। सफेद संगमरमर को बनाया गया था और ये संगमरमर जो लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? राजस्थान के मकराना तट से यहाँ पर इसको लाया गया था। सफेद संगमरमर का उपयोग इसमें यहाँ पर आपको बुरी तरीके से किया गया है, जो आप देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे शाहजहां के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं। जैसे कि मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जो है 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था और यह भारत में मंगल सम्राटों का आसन था। इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में यहाँ पे रखा गया। इसी तरीके से मयूर सिंहासन में सोने और जवाहरात में ढक दिया गया था और उसके ऊपर जाने की यहाँ पर सीढ़ियां थीं, जो खास यहाँ पर जमीन से ऊपर उठते हैं। इसी तरीके से मयूर सिंहासन में जो प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी यहाँ पर आपको लगा हुआ है। 1739 में देखा जाए तो नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और वह अपने साथ यहां पर कीमती सिंहासन भी लेकर चला गया था। इसके साथ साथ शाहजहां ने 1638 में अगर हम देखें तो अपनी राजधानी जो है ट्रांसफर की थी, आगरा से यहां पर दिल्ली ले गया। एक और ये तथ्य, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यमुना नदी के दाहिने तट पर देखा जाए तो उसने एक शाहजहानाबाद यहां पर नगर की भी नींव डाली। शाहजहां के दरबार में जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें थे मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के समय जो संगीतज्ञ उनके दरबार में रहते थे वो लाल खां थे, जिसे शाहजहां ने यहाँ पे गुण समुंदर की यहाँ पर उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया, जिसमें सिजदा का अर्थ होता है राजा को सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस को भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना। तो ये दोनों प्रक्रियाएं फाइनली यहाँ पर बंद की गई। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा पर कर पुनः यहां पर लागू किया और इन करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस से इलाहाबाद के क्षेत्र तीर्थ यात्रा कर यहां पर बाद में हटा दिया गया था। ये कुछ तथ्य हैं शाहजहां को लेकर के। इसके बाद देखा जाए तो शाहजहां के शासनकाल में आपको उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो देखने को मिलता है, जो 1658 और 59 में देखने को मिलता है। 2 वर्ष उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में इसे जाने जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि शाहजहां ने 1657 में यहाँ पर बीमार पड़ जाता है और यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। जिसके बाद इसके जितने भी यहाँ पर आपके पुत्र होते हैं वो राजा बनने के लिए ललाहित होते हैं एक तरीके से आपको, और राजा सब भी बनना चाहते हैं, वो युद्ध करते हैं और इसी को यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1658 में होती है और इसी समय जो है सभी जो पुत्र हैं अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार थे। ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन कहाँ का था। जैसे कि शाह शुजा जो था वो बंगाल क्षेत्र का यहाँ पर सूबेदार था। मुराद जो बख्श था वो गुजरात के क्षेत्र का सूबेदारी यहाँ पर आपको कर रहा था। दारा शिकोह को यहाँ पर सत्ता प्राप्त करने की स्थिति में था और अभी उसने हमने पढ़ा भी है। और औरंगजेब जो है वो दक्कन के क्षेत्र में था। दक्कन के क्षेत्र में औरंगजेब तुरंत आ जाता है और गद्दी को यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से इस उत्तराधिकार के युद्ध में फाइनली यहाँ पर औरंगजेब सभी को हरा करके गद्दी को हासिल करता है। इन युद्धों में देखा जाए तो अलग अलग समय पे अलग अलग युद्ध यहाँ पर हुए। जैसे कि बहादुरपुर का युद्ध जो 14 फरवरी 1658 का हुआ, ये पहला यहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध था जो लड़ा गया, जिसमें दारा शिकोह ने शाह शुजा को यहाँ पे पराजित किया और शाह शुजा से युद्ध करने बंगाल से युद्ध करने आता है, लेकिन दारा शिकोह ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हराकर बंगाल वापस भगा देता है। इसके बाद युद्ध होता है धर्मत का युद्ध जो 15 अप्रैल 1658 को होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुई, लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना जुड़ गई और इस युद्ध में दारा शिकोह की यहाँ पे पराजय होती है और उसे भागना पड़ जाता है। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को और इस धर्मट के युद्ध में देखा जाए तो दारा शिकोह ने हार नहीं मानी थी और फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है। दोनों सेनाएं जो होती हैं एक बार फिर से आमने सामने आपको आती हैं। मुराद बख्श ने यहाँ पे औरंगजेब का साथ दिया और इस बार दारा शिकोह को यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब की फाइनली यहाँ पर जीत होती है। इस युद्ध के बाद ही यहाँ पे तय हो जाता है औरंगजेब जो है मुगल वंश का यहाँ पर अगला वास्तविक शासक बनेगा। इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध होता है यहाँ पर आपको देख सकते हैं 14 मार्च यहाँ पर 1659 को और इस युद्ध में देखा जाए तो दारा शिकोह की यहाँ पर हार होती है। औरंगजेब वास्तविक तौर पे यहाँ पे जीत प्राप्त करता है। यहाँ पर 1659 में दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है और इस प्रकार औरंगजेब जो है संघर्षों के युद्ध में यहाँ पर विजय प्राप्त होता है।
औरंगजेब यहाँ पे शासक बनता है, अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है। 1658 से 1666 का दौर, जहां आगरा के किले में शाहजहां को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। वहां से वे खिड़कियों से जीवन में ताजमहल को निहारता रहता है और 22 जनवरी 1666 में देखा जाए तो शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से शाहजहां का कार्यकाल समाप्त होता है और औरंगजेब यहाँ पर आपको शासक बन जाता है। कई बार दारा शिकोह को लेकर भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनते हैं, जैसे कि दारा शिकोह देखा जाए तो एक सहनशील शासक था। हिंदू ग्रंथों को उसने अच्छे तरीके से पढ़ा था, इस्लाम ग्रंथों को पढ़ा। हिंदू इस्लाम धर्म के एक ईश्वर को पाने के लिए दो अलग अलग यहाँ पर माध्यम हैं। इसमें वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया और काफी झुकाव उसका हिंदुत्व की तरफ यहाँ पर हो गया था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में कराया गया। दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में जो अनुवाद करवाया उसे सिर्र-ए-अकबर यहाँ पर नाम दिया। इसी तरीके से लेनपुल जो इतिहासकार है वो दारा शिकोह को यहाँ पे सहिष्णु विचारों के कारण लघु अकबर की भी यहाँ पर आपको संज्ञा देता है। इसके साथ साथ दारा शिकोह बड़ा विद्वान था, कई पुस्तकों का रूपांतरण अनुवाद कराता है और शाहजहां ने दारा शिकोह को व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के शाह बुलंद इकबाल की भी यहां पर आपको उपाधि दी थी, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आइए यहां पे प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है, किस किस संदर्भ में। देखिए शाहजहां का वास्तविक नाम यहाँ पे क्या था, जहांदार, सलीम, शेखो, बाबा या खुर्रम। तो हमने देखा था खुर्रम को यहाँ पर शासन आपको मेवाड़ के विजय प्राप्त करने के लिए यहां पर भेजता है जहांगीर के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शाहजहां का वास्तविक जो नाम था वो खुर्रम था, शाहजहां जबकि उसकी एक उपाधि थी। इसके बाद 5 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म कहां हुआ, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, काबुल, लाहौर। तो यहां पे देखा जाए तो कहां जन्म होता है, लाहौर में। आंसर हो जाएगा डी, 5 जनवरी 1592। इसके बाद शाहजहां के माता का क्या नाम था, ए, बी, सी, डी, हाजी बेगम, शहजादी खानम, जगत गोसाई या चांद बीबी। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, सी, जगत गोसाई, जो कि यहां पर इनकी माता होती हैं, जिसे जोधाबाई भी यहां पर कहते हैं। इसके बाद अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से यहां पर जाना जाता है, ए, मेहरुन्निसा, बी, लाडली बेगम, सी, मुमताज महल या डी, रोशन आरा। तो अर्जुमंद बानो बेगम को हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। बनारस में इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का यहां पर नेतृत्व किया, जगन्नाथ, हरनाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरिनाम। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये कविंद्राचार्य के द्वारा यहां पर प्रयास किए गए, जिसके बाद यहां पे बनारस और इलाहाबाद से यहां पे तीर्थ यात्रा कर को हटाया गया था। इसी तरीके से निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल में गवर्नर रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मुराद बख्श, दारा शिकोह, साज शुजा और औरंगजेब। तो यहां पर आप देख सकते हैं साज शुजा को यहां पर बंगाल का एक तरीके से यहां पर इसने शासक सूबेदार यहां पर नियुक्त किया था। तो यहां पर अगर हम इसका बंगाल का यहां पर, तो यहां पर उसने साज शुजा को यहां पर नियुक्त किया। औरंगजेब यहां पर दक्कन में था, मुराद बख्श आपको गुजरात में था। तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे अलग अलग इनको सूबेदार इन्होंने नियुक्त कर रखा था। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है। मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो यहाँ पे देखा जाए तो मूल रूप से शाहजहां यहाँ पर जो है दारा शिकोह को यहाँ पर अपना उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन यहाँ पर विभिन्न आपको लड़ाइयों में औरंगजेब जो होता है यहाँ पर शासन मतलब सभी को हरा करके उत्तराधिकार के युद्ध में यहाँ पर अगला शासक बन जाता है। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि दी, ए, लाहौरी, बी, मुर्शीद कुली खां, सी, महावत खां या डी, लाल खां। देखा जाए तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी, लाल खां, जो कि यहां पर संगीतज्ञ थे और उनसे प्रभावित होकर शाहजहां ने इन्हें गुण समंदर की आपको उपाधि दी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विश्व में सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहां लगवाया था, मोती मस्जिद, ताजमहल, मयूर सिंहासन या लाल किला। इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी में से उसने क्या बनवाया था, मयूर सिंहासन। और मयूर सिंहासन में ही देखा जाए तो यहां पर आपका कोहिनूर हीरा लगवाया था। तो आंसर हो गया आपका सी। चलिए, तो ये इस तरीके से यहां पे शाहजहां के शासनकाल, उससे संबंधित यहां पे जो प्रमुख घटनाएं और उनसे आने वाले प्रश्नों को लेकर के हमने यहां पर रिवीजन कर लिया। अब दूसरा टॉपिक आता है। दूसरा जो टॉपिक इसमें है वो हम मूल रूप से इसमें देखें तो
औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है और औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से 1707 तक रहता है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए यहाँ पे अगला जो शासक है इस कड़ी में, यहाँ पे औरंगजेब आ जाते हैं और औरंगजेब का जो जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को दोहद यानी कि गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था? दोहद गुजरात में हुआ था। पिता शाहजहां थे और यहाँ पर माता जो थी अर्जुमंद बानो बेगम थी, मुमताज महल के नाम से इन्हें प्रसिद्ध हैं। औरंगजेब के जो गुरु हैं उनका नाम था यहाँ पर मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु थे। औरंगजेब के देखा जाए जो पति पत्नियां और उनके बेटे बच्चे यहाँ पर हैं, उनका थोड़ा सा यहाँ पर कार्यकाल देख लें तो उनका 18 मई 1637 को औरंगजेब का जो विवाह हुआ था वो फारस राज घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के से हुआ था और जो उनकी यहाँ पर आपको पहली पत्नी थी। इनके पुत्रों को देखें तो मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान अहमद अकबर, मोहम्मद काम बख्श हैं। वहीं पर दिलरस बानो बेगम, नवाब भाई, औरंगाबादी महल, जो उदयपुरी महल जैसी चीज़ें यहाँ पर हैं उनकी बेगम। और बेटियों में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जेब उल निशा, जीनत उल निशा, बद्र उल निशा, जब्त उल निशा और मेहर उल निशा यहाँ पर इसकी बेटियां रहीं। औरंगजेब के देखा जाए उपाधियां कौन कौन सी उसने धारण की हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हाफिज, औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ था इसलिए उसे यहाँ पर हाफिज कहा जाता था। वहीं अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये उपाधि उसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर यह उपाधि धारण की है। तो काफी बड़ा नाम है, कई सारे लोगों का नाम हो जाता है उसमें मिलाकर के उसने अपना अकेले का एक नाम रख लिया था। ठीक है, अब यहां पे देखिए जैसा कि राज्याभिषेक की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है, 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है। इसका कारण होता है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा होता है और सामूगढ़ की विजय के उपरांत वह आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 31 मई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। उसका विद्रोह उसके भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहता है और अंत में जब वह देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करता है तब वह अंतिम रूप से परास्त होने के बाद 15 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार अपना यहाँ पे राज्याभिषेक करवाता है। तो इस तरीके से औरंगजेब का 2 बार यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। ये पहला 1658 में, दूसरा 1659 में सामूगढ़ और देवराई के युद्ध के पश्चात। प्रमुख विद्रोहों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हुए। तो पहला संगठित जो विद्रोह हुआ वो गोकुल के द्वारा किया। ये जाटों का यहाँ पे प्रथम संगठित विद्रोह था 1669 में। उनका सरदार था जो उसका नाम था गोकुल। अंततः 1670 में देखा जाए तो तिलपत के युद्ध में हसन अली खां के द्वारा जाटों के विद्रोह को यहाँ पर पूरी तरह समाप्त किया जाता है और गोकुल को यहाँ पर बंदी बनाकर मार दिया जाता है। दूसरा जो संगठित विद्रोह था वो राजा राम के द्वारा किया जाता है। गोकुल के बाद 1685 ईस्वी में जाटों का ये दूसरा संगठित जो अभियान था या नेतृत्व या विद्रोह वो राजा राम के द्वारा किया जाता है। इस विद्रोह में जाटों ने जो नए प्रकार की यहाँ पर युद्ध प्रणाली को अपनाया जिसे हम छापा मार हमले या लूट मार की प्रणाली कहते हैं। प्रमुख युद्ध और अभियानों के दृष्टिकोण से यहाँ पर जाटों का विद्रोह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस अभियान में देखा जाए जब जाटों के विरुद्ध यहाँ पे या राजा राम के द्वारा इस प्रकार की युद्ध प्रणाली अपनाई गई तो धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए औरंगजेब यहाँ पर उसने सभी कह सकते हैं कि प्रक्रियाएं जो अपनाई वो ऐसी ही अपनाई जो धार्मिक कट्टरता को यहाँ पर आगे बढ़ावा देती हैं। औरंगजेब को चिढ़ाने और दुख पहुंचाने के लिए अकबर की कब्र खुदवाई गई और औरंगजेब की कब्र से जो हड्डियां बाहर निकल आई उसे यहाँ पर उसको जला दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जाटों के द्वारा जो अभियान किए जा रहे थे वो काफी उकसाने वाले थे, जिसके यहाँ पर औरंगजेब जो होता है वो काफी क्रुद्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। औरंगजेब ने यहाँ पे काफी दुखी होता है, उसने राजा राम की यहाँ पे हत्या करवा दी और राजा राम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूड़ामणि ने जाटों का यहाँ पर नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, तब तक जाट जो होते हैं वो छोटे मोटे विद्रोह यहाँ पर करते ही रहते हैं। यह विद्रोह पूरी तरीके से कभी नहीं दबता है, लेकिन फिर भी राजा राम की हत्या के बाद जाटों का विद्रोह जो होता है वो काफी सीमित हो जाता है। इसके अलावा प्रमुख विद्रोहों और युद्ध अभियानों में देखें, सतनामियों का विद्रोह यहां पर आप देख सकते हैं, मुंडिया विद्रोह भी इसमें शामिल है, सिख विद्रोह भी शामिल है। तो औरंगजेब का कार्यकाल शाहजहां से ज्यादा अगर हम देखें तो यहां पर विद्रोहों की स्थिति देखने को मिलती है। 1672 में देखिए नारनौल
व महेंद्रगढ़ जो कि हरियाणा में पड़ते हैं, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे सतनामी रहते थे और सतनामियों के द्वारा, जिन्हें हम मुंडिया भी कहते हैं, क्योंकि वे हमेशा क्या होते थे, बाल मुंडवा के रखते थे। इन्होंने इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में विद्रोह किया और औरंगजेब ने इस विद्रोह को यहाँ पर बड़ी आसानी से दबा दिया। सिख विद्रोहों की अगर हम बात करें तो सिख विद्रोह पूरी तरीके से धार्मिक विषय के संबंध में थे। श्याम सिख विद्रोह, इन्होंने इस्लामिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में देखा जाए तो ये विद्रोह किए गए, परंतु औरंगजेब ने इस विद्रोह को भी यहां पर देखा जाए तो आसानी से दबा देता है। अब यहां पे देखिए, इस समय जो सिखों के गुरु थे वह 9वें गुरु तेग बहादुर थे और उन्होंने ये प्रयास किया कि गुरु तेग बहादुर जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें और सारा सिख संप्रदाय स्वयं यहां पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा, कर उनके गुरु स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार सिखों के गुरु को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बुलवाया, परंतु गुरु तेग बहादुर ने इसे अस्वीकार कर दिया और फिर उन्हें पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में शीशगंज के पास 1675 में गुरु तेग बहादुर के सर को यहां पर अलग कर दिया गया। सरल करने से पहले सिख गुरु यहां पर तेग बहादुर ने 5 दिन यहां पर गंभीर यातनाएं दी गई और उनके सहयोगियों को गंभीर यातनाएं दी गई और फिर उनकी यहां पर आपको हत्या कर दी जाती है। तो काफी प्रताड़ित किया जाता है औरंगजेब के द्वारा सिख गुरु तेग बहादुर को और फिर उनकी हत्या की जाती है। इसके बाद अगले जो गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो इनके 10वें गुरु बनते हैं। वो सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने औरंगजेब का यहां पर विद्रोह किया और उनके खिलाफ यहां पर लड़ाइयां लड़ी। इस विद्रोह के क्रम में उनके पुत्र भी उनसे दूर हो गए और उनकी यहां पर देखा जाए उनके दूर करके उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी औरंगजेब की यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं की। 1682 में देखें तो औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ यहां पर अभियान चले और सिख उत्तर भारत में विद्रोह को यहां पर जारी रखते हैं और अंत में जब 1707 में देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब बहादुर शाह के समय सिखों और मुगलों ने एक प्रकार का यहां पर फाइनली आपको समझौता हो जाता है, यानी कि औरंगजेब के समय तक सिखों का विद्रोह लगातार यहां पर मुगलों के साथ चलता रहता है। राजपूतों के द्वारा भी देखा जाए तो औरंगजेब के काल में यहां पर विद्रोह किए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो राजपूत जो शासक थे अकबर के समय मुगलों से काफी यहां पे सहयोगी हो गए थे, लेकिन परंतु औरंगजेब के शासनकाल आते आते जो धार्मिक कट्टरता की एक स्थिति यहां पर देखने को मिलती है, उसके कारण राजपूत और मुगलों के बीच यहां पर दूरी आ जाती है। इसमें मारवाड़ और मेवाड़ जो कि मुगलों के विद्रोह में उभर कर आते हैं और इनका कारण था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगते हैं और औरंगजेब इस शासन की करने की जो नीति थी वो काफी ज्यादा कठोर थी, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ के जो यहां पर विद्रोह आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं, अर्थात राजपूत विद्रोह यहां पर शुरू हो जाते हैं। इस विद्रोह के क्रम को दोनों को दबा दिया जाता है और दोनों पर यहां पर विजय यहां पर स्थापित कर ली जाती है। मारवाड़ के जो शासक थे दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के शासक जो होते हैं सहयोग प्राप्त करके अकबर ने 11 जनवरी 1681 को यहां पर अपने आप को एक स्वतंत्र बादशाह यहां पर आपको घोषित किया। इसके बाद 1681 में देखा जाए तो औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबर ने यहां पर आपको विद्रोह किया था, जो कि राजपूतों के यहां पे सहयोग से हुआ था। राजपूत यहां पर उसका बाद में लेकिन साथ छोड़ देते हैं, जिस कारण औरंगजेब ने एक खत लिखवाया और उसने उस खत में लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर के, तुम राजपूतों के साथ मिल करके उनको हमारे खिलाफ भड़का रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी बारी से मार रहे हैं। इस प्रकार की एक चिट्ठी उसने राजपूतों के खेमे में फैला दी थी, जिसके कारण यहां पर इस चिट्ठी का प्रभाव ये पड़ा कि उसका जो प्रभाव देखने को मिलता है कि राजपूत धीरे धीरे करके उसका शासन अकबर को यहां पर देखा जाए उसका साथ छोड़ देते हैं। और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो औरंगजेब की चाल से यहां पर अकबर जो होता है, अकबर पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है और धीरे धीरे उनको यहां पर हराने का जो प्रयास रहता है, राजपूतों के अलग होने के बाद उनको आसानी से यहां पर मरवाने का काम कर देते हैं। अकबर जो होता है वो भाग करके फिर यहां पर देखा जाए तो शिवाजी के पास चला जाता है, परंतु शिवाजी उस समय नहीं थे और उनके पुत्र संभाजी थे। संभाजी ने उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते हुए मराठा क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं और अपने अंतिम वर्ष यानी कि दक्षिण भारत में ही वहां पर वो समय व्यतीत कर देता है। बाद में अकबर देखा जाए तो यहां पर आपको फारस चला गया, क्योंकि मराठे भी यहां पर पराजित होने लगे थे और फिर फारस के शाह ने उसको यहां पर संरक्षण दिया और लंबे समय तक वो वहीं रहता है और बाद में अकबर की भी वहां पर जो मृत्यु होती है वो फारस में ही हो जाती है और इस तरीके से फारस का अकबर का यहां पर विद्रोह ऐसे ही चलता रहा। दूसरी तरफ यहां पर मराठों का विद्रोह होता है। मराठा जो कि एक धीरे धीरे यहां पर बड़ी शक्ति बन जाती है। मराठों का जो विस्तार था वो शिवाजी के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में प्रारंभ होकर पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे फैल गया था।
शिवाजी के प्रयासों के बढ़ते हुए स्थिति को देखते हुए, उसके साम्राज्य के बढ़ते हुए स्थिति को देखते हुए औरंगजेब ने यहाँ पर सशंकित हो जाता है और उस पर यहाँ पर आपका जो ध्यान होता है, लेकिन वो उत्तर में रहता है। अब मराठों ने जब यहाँ पर विद्रोह शुरू किया, जो प्रमुख विद्रोह हुए उनमें से मराठों का विद्रोह यहाँ पर काफी ज्यादा शक्तिशाली रहा। इसमें राजपूत राजा जयसिंह को भी शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा और पुरंदर की यहाँ पर संधि हो गई। शिवाजी और जयसिंह के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है। शिवाजी जो होते हैं, उनके किले जो होते हैं मुगलों को देने पड़ते हैं। शिवाजी को अपने जो किले होते हैं वो मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की एक तरह से यहाँ पे प्रतीकात्मक जीत यहाँ पर हो जाती है। शिवाजी औरंगजेब की यहाँ पे अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और साथ ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते 35 किलो में से 23 किलो को पुनः यहाँ पर लौटा दिए गए। इस संधि के तहत शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को अंग्रेज के दरबार भेजा गया और 5000 यहाँ पर मनसब भी उसे दिए गए। जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करता है और मुगल सत्ता से रियासत दिलाने के लिए आगरा में यहाँ पे आमंत्रित भी करते हैं। लेकिन 22 मई 1666 को अगर हम देखें तो शिवाजी आगरा किले में दीवानी आम में उपस्थित हुए और तब उन्होंने औरंगजेब के आगरा में स्थित जयपुर भवन में यहाँ पर नजरबंद करवा दिया गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं धोखा उनके साथ हुआ। फिर शिवाजी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और जयसिंह के पुत्र राय सिंह ने आगरा से शिवाजी को निकालने में यहाँ पर मदद की। दक्षिण भारत जाकर पुनः मुगलों की सेना से लड़ लड़कर यहाँ पर कई किलों को उन्होंने जीत लिया। इसके बाद देखें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे संभाजी ने मुगलों को संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण आपको देखा जाए तो 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़ा गया और 1689 में संभाजी का यहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है। 1690 में देखें तो मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर यहाँ पे पहुंचता है और काबुल से लेकर चटगांव तक, कश्मीर से लेकर के देखा जाए तो कावेरी नदी तक यहाँ पर उसका साम्राज्य फैल जाता है। दक्षिण भारत विजय 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया और दक्षिण विजय के का यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य था उसका साम्राज्य को अपने विस्तार करना था, एक मुगल साम्राज्य को यहाँ पर उसके चरम तक पहुंचाना था। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण अभियानों में बीजापुर का अभियान, गोलकुंडा अभियान यहाँ पर उसने किए। बीजापुर का जो अभियान यहाँ पे किया उसने 1685 में किया। इसमें बीजापुर का जो सुल्तान था वो सिकंदर आदिल शाह था। औरंगजेब ने इसे पराजित करके इसके किले पर अधिकार कर लिया और 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद गोलकुंडा का अभियान जो कि 1686-87 में उसने किया। जो गोलकुंडा का उस समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और 50,000 वार्षिक पेंशन देकर इसे राज्य में अपने शामिल कर लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य में शामिल कर लेता है। इसके बाद दक्षिण भारत में देखा जाए तो सफल रहा, विरोधी वहां पे उसने परास्त किए, सब धीरे धीरे एक एक करके वहां पे सबको दबा दिया। और उसके संबंध में एक कहावत कही जाती है कि दक्षिण भारत में औरंगजेब का कब्रिस्तान यहाँ पे सिद्ध हुआ, वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया और उसे सीमित करता रहा, जिसके कारण उत्तर भारत को वो ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगलों के यहाँ पे पतन का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि मेन जो केंद्र था मुगलों का वो उत्तर था और वो पूरा अपना शासनकाल देखा जाए 25 वर्ष एक तरीके से आपको साउथ में रह जाता है, जिससे उत्तर मुगल जो होता है वो एक तरीके से कमजोर हो जाते हैं। औरंगजेब की यहाँ पर देखा जाए तो मृत्यु होती है 3 मार्च 1705 को अहमदनगर के पास एक महाराष्ट्र में हुई थी। और ठीक है, यहाँ पे मकबरा जो है इसका औरंगाबाद जिले में खुलदाबाद नामक एक शहर में महाराष्ट्र में यहां पर बनाया गया है। यहां पे देख सकते हैं बीवी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, ये महाराष्ट्र में स्थित एक मकबरा है। वहीं बीबी का जो मकबरा है मुगल सम्राट औरंगजेब का है, जो 1658-1707 की ईस्वी उनकी पत्नी राबिउद्दौला और अर्थात कह सकते हैं दिलरस बानो बेगम का भी यहां पर आपको मकबरा है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने यहाँ पर अपनी अंतिम 17वीं शताब्दी में यहाँ पे करवाया और कई इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए इस मकबरे का जो निर्माण है मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरश बानो बेगम की याद में करवाया था। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। अन्य कह सकते हैं कि तथ्यों में अगर हम देखें तो एक ताजमहल की घट यानी कि फूड नकल इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल या नकल या द्वितीय ताजमहल इसे कहा जाता है, या मिनी ताजमहल की भी संज्ञा यहां पर आपको इसको कही जाती है, जिसे हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं।
इसके अलावा मोती मस्जिद का जो निर्माण है यहाँ पर अभी आप देखें तो औरंगजेब के द्वारा भी करवाया गया, और ये मोती मस्जिद जो है निर्माण 1659-60 में औरंगजेब ने करवाया। और ये मोती मस्जिद जो है नई दिल्ली में लाल किले परिसर में आपको स्थित है। ये आपको सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनवाई गई है। और आगरा की जो मोती मस्जिद वो शाहजहां ने यहाँ पे बनवाई थी। दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं, नई दिल्ली के लाल किले में जो है उसकी जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, जबकि दिल्ली का लाल किला जो है वहाँ पे शाहजहां ने बनवाया। वहीं पे आगरा का जो देखा जाए तो आपका जो मोती मस्जिद है वो यहाँ पर आपको शाहजहां ने बनवाया है। अन्य तथ्यों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर कुरान के आधार पर शासन करता था। शरीयत के आधार पर उसने शासन व्यवस्था को चलाया। गैर पारंपरिक चीजें यानी इस्लाम के अनुसार जो नहीं थे उन्हें यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया। नवरोज जो त्योहार को यहाँ पर उसने बंद कराया। झरोखा दर्शन जो शासक के द्वारा यहाँ पे झरोखा दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी उसे भी उसने बंद करा दिया। इसके अलावा तुलादान जिसकी शुरुआत यहाँ पर देखा जाए तो अकबर के द्वारा की गई थी। राजा के वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तोले जाते थे और दान के रूप में बांटा जाता था। इस प्रथा को भी उसने बंद करा दिया। अर्थात काफी सारी प्रथाएं जो पहले यहाँ पर उसके पूर्ववर्ती शासकों द्वारा चलवाई गई थी उस सभी को यहाँ पर इसने धीरे धीरे करके बंद करवा दिया। इसी तरीके से सिक्कों पर खुलमा खुदवाना उसे बंद करवाया। सिजदा पेबोज जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित किया, और क्योंकि वे प्रथाएं इस्लाम की मान्यताओं के यहाँ पर विपरीत थीं। वहीं 1663 में देखा जाए तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, और इससे पूर्व अकबर के द्वारा भी यहाँ पे सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया गया था, किंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण तरीके से यहाँ पर बंद करवाने में सफलता प्राप्त की थी। 1679 में देखा जाए तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः यहाँ पे जजिया कर वापस लगा दिया। औरंगजेब के द्वारा ही यहाँ पे देखा जाए तो मुहत्तशिब यानी कि धर्माधिकारी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य समाज को देखना था कि क्या जनता यहाँ पर धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। कुछ सामाजिक अन्य जो प्रथाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे समाज में जो वेश्यालय शहरों के पास चलाए जाते उन्हें बंद करवाया गया, और वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थीं उनका विवाह कराने के लिए कहा गया और उन्हें यह व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गाना सबको यहाँ पे प्रोत्साहन दिया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में देखा जाए तो इन सबको भी बंद करा दिया गया। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर यहाँ पे पाबंदी लगाई, और स्वयं देखा जाए तो लेकिन यहाँ पर वीणा बजाने वाले उस्ताद यहाँ पर वो स्वयं था। वो इन चीजों को दरबार में नहीं करता था, लेकिन वीणा देखा बजाने जाए वो स्वयं यहाँ पर आपको बजाता रहता था। इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफी जगह दी, और पूरे मुगल शासनकाल के दौरान यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू सेनापति किसी भी शासनकाल में जितने नहीं थे वो आपको औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिलते हैं। औरंगजेब के समय एक चीज और यहां पर हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे मुगलों सेना की अगर हम तुलना करें तो हिंदू सेनापतियों का जो अनुपात था वो 33% था, जबकि बाकी यहां पर जो आपको मुस्लिम सेनापति थे वो यहां पर आपको 23% थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां इन सभी ने संगीत, चित्रकला को जहां पर जैसे प्रोत्साहन दिया था, और औरंगजेब ने यहाँ पर आपको बंद कराया था। वो स्वयं यहाँ पर वीणा जैसे वादन करता था। शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया था, जिसमें आब वाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी कि परिवहन कर और पानडारी यानी कि चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी यहाँ पर आपको शामिल थे। तो कई सारे करों को भी इसने बंद कराया। चलिए यहाँ पर अब प्रश्नों की प्रकृति को देखते हैं। ये तो हो गया औरंगजेब के शासनकाल की स्थिति। क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। किसके शासनकाल में? A, B, C, D, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो यहां पर हमने देखा सबसे जो बड़ा साम्राज्य था वो किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को मारा गया? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। तो देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर को यहां पर प्रताड़ित भी किया गया और बाद में उनको यहां पर मार भी दिया गया। इसके बाद औरंगजेब की यहां पर दक्कन में से किन दो राज्यों को जीता था? बीदर, बीजापुर, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर। तो इसका आंसर A, B, C, D में से क्या हो जाएगा? उसमें देखा जाए तो बीजापुर और गोलकुंडा को यहां पर जीता था। तो आंसर हो जाएगा B। इसके बाद औरंगजेब के द्वारा पुनः यहां पे जजिया कर लगाया गया। A, B, C, D 1679, 1678, 1673, 1675। औरंगजेब के द्वारा यहां पे पुनः जजिया कर आपको कब लगाया गया? ठीक है, तो यहां पे कब लगाया गया आपको? 1678 में एक बार फिर से यहां पर देखा जाए तो आपको जजिया कर लगा दिया जाता है।
इसके बाद निम्नलिखित में किस स्मारक को दक्कन का ताज कहा जाता है? कुतुब मीनार, चांद मीनार, बीबी का मकबरा या महावत का मकबरा? दक्कन का ताज यहां पर इनमें से किसको कहा जाता है? इसका आंसर बताएं। चलिए, तो यहां पर बीबी का मकबरा, जिसे हम लाल कह सकते हैं कि छोटा आपको ताजमहल की यहां पर आपको देखा जाए नकल भी इसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये हो गया। इनके बारे में बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जजिया कर आपको कब लगाया गया? 1679 में यहाँ पर आपको लगाया गया, है ना, औरंगजेब को लेकर के 1679 में यहाँ पे आपको कर लगाया गया। पुनः कब लगाया? 1679 में। तो इस तरह के यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखने हैं। जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनको यहाँ पर रिवाइज कर लेना है, इनसे आने वाले प्रश्नों को यहाँ पर देखना है। और यहाँ तक हमने औरंगजेब का शासनकाल यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अंतिम जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि उत्तर मुगल का और मराठा जो कह सकते हैं शासन व्यवस्था रही है, उसको लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस तरीके से मुगल साम्राज्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।